नमस्कार। मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं खबर पोस्ट। पहले दो तरह की धाराएं हुआ करती थी दुनिया में, एक साम्यवादी धारा और एक पूंजीवादी धारा। लेकिन बाद के दौर में जब बात की जाए आधुनिक भारत की, तो वहाँ धाराएं कई तरह की उभर के आई, जिसमें गांधीवादी विचारधारा उभर के आए, समाजवादी विचारधारा उभर के आए, अम्बेडकरवादी विचारधारा उभर के आए और हिंदुत्ववादी धारा। और इन तमाम धाराओं के बीच साम्यवाद की जो धारा है लगातार संघर्ष करते रही है। पिछले 100 साल का जो इतिहास है कहा जा रहा है भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन का, उसको लेकर तरह तरह की बहस मशवरे हो रहे हैं। और ये भी हो रहा है कि कहाँ कम्युनिस्ट कमजोर हुए और क्यों हुए। इन तमाम बातों को ध्यान में रखकर बेगूसराय में कम्युनिस्ट आंदोलन के 100 साल पर एक संवाद परिचर्चा रखी गई, जिसमें कम्युनिस्ट आंदोलन की उपलब्धि, सीख और चुनौतियां। इस कार्यक्रम में भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य शामिल होने आए मुख्य वक्ता के तौर पर। हमारे साथ हैं कॉमरेड दीपंकर भट्टाचार्य। हम इनसे बात करते हैं किस तरह की अभी आप चुनौती देख रहे हैं। जो धाराएं, 4 तरह की धाराएं भारत में, 5 तरह की धाराएं दिख रही है। 4-5 किस्म के नहीं, बस 2 धारा जी। एक तरफ देश में संविधान, जो आज़ादी, एक आधुनिक भारत के लिए जो संघर्ष हुआ है पिछले 75 साल से आधुनिक भारत बनाने की, सभी ताकतें एक तरफ जी। और बिल्कुल इसके खिलाफ यहाँ जो जिसको आपने कहा कि हिंदुत्ववादी धारा, जिसका कोई लेना देना आज़ादी के आंदोलन के साथ नहीं था। आज़ादी के आंदोलन के समय में अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे और आज अमेरिका के सामने घुटने टेक रहे हैं। ये वही लोग हैं जो आज पूरे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को अदानी अंबानी के हाथ में सौंप रहे हैं और संविधान पर लगातार हमले हो रहे हैं। तो हमें लगता है कि अभी तो सीधे तौर पर देश 2 धारा में बंट रहा है और इसमें भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, ये जो खेमा है, जो सत्ता के बल पर अभी उनके पास, अब वोट की बात करें तो अभी भी बहुमत उनके पास बिल्कुल नहीं है। इस बार तो चुनाव में सीट के मामले में भी बहुमत नहीं है, लेकिन सत्ता है और सत्ता का दुरुपयोग करते हुए ये पूरे देश में लोकतंत्र को लगातार खत्म कर रहे हैं, संविधान पर हमले कर रहे हैं। और अब तो बिल्कुल साफ है कि जो आज़ादी की भावना है, देश का जो स्वाभिमान है, राष्ट्रहित है, उसको भी अमेरिका के पास गिरवी रख रहे हैं। तो इसलिए एक तरफ आज़ादी की भावना को लेकर के, संविधान को लेकर के, लोकतंत्र को लेकर के लड़ने वाले लोग, और हमें लगता है कि इस समय जो कम्युनिस्ट आंदोलन के 100 साल पूरे हो रहे हैं, तो संयोग से आरएसएस के भी 100 साल पूरे हो रहे हैं। 1925 में ही दोनों की यात्रा शुरू हुई थी, भारत में संगठित कम्युनिस्ट आंदोलन। और जो आरएसएस जिस साजिश को आज हम देख रहे हैं, सत्ता पर काबिज है, लोकतंत्र के खिलाफ, आज़ादी के खिलाफ लगातार 100 साल से चलने वाली साजिश। इसीलिए आज ये दोनों शताब्दी वर्ष वो भी मना रहे हैं, हम भी मना रहे हैं। लेकिन ये सवाल सिर्फ इतिहास का नहीं है, वर्तमान का है। और आज ये जो आमने सामने की लड़ाई है, इस लड़ाई में देश को बचाना है। इसलिए कम्युनिस्टों का अपना अलग कुछ भी नहीं है। देश को बचाना, लोकतंत्र को बचाना, आज़ादी के जो सपने थे जिसके लिए लोगों ने इतनी कुर्बानी दी, उस पूरे आज़ादी को बचाना, ये लड़ाई आज है। हम लोग लड़ रहे हैं मिलके। भारत में कहा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहा करते थे कि यहाँ पर डीकास्ट होने की जरूरत है, जाति विहीन समाज चाहिए। वर्ग विहीन समाज तो होना ही है, लेकिन वर्ग विहीन से पहले वो चाहते थे कि जाति विहीन समाज हो भारत में, तभी वर्ग विहीन भी की लड़ाई जो है वो लड़ी जा सकती है। अभी आप कहाँ देख रहे हैं अंबेडकर जी ने जो सपना देखा था? तो बिल्कुल फिर एक बार देखिए, जाति और जाति का भेदभाव कुछ कम हो रहा था, लेकिन फिर एक बार उसको बढ़ाने की कोशिश हो रही है। तो अंबेडकर ने जो कहा था कि जाति, इस देश में हम राष्ट्र निर्माण करना चाहते हैं, तो राष्ट्र के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा है जाति, जाति प्रथा। और ये राष्ट्र के सामने, आज़ादी के सामने, लोकतंत्र के सामने, क्योंकि ये गुलामी की प्रथा है जी। और इस गुलामी की प्रथा को दोबारा थोपने की पूरे देश में कोशिश हो रही है। तो हमें लगता है कि इस समय लोग इस बात को समझ रहे हैं कि हमारे लिए सवाल सिर्फ आरक्षण का नहीं है, बचाने का नहीं है। हमारे लिए सवाल सिर्फ अपने कुछ अधिकारों को बचाने का नहीं है। उस पूरा का पूरा संविधान, और उस संविधान के पास वो जो सोच थी कि देश में भेदभाव नहीं होगा, न जाति के नाम पर, न धर्म के नाम पर। और इसीलिए आज जाति के आधार पर भी फिर से भेदभाव, धर्म के आधार पर भी भेदभाव। तो हमें लगता है कि भेदभाव को खत्म करने के लिए
जितने पीड़ित लोग हैं सबको एक साथ आना पड़ेगा। और इसीलिए इसमें आपको देश में दलित हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, कमजोर लोग हैं, जो जातीय आधार पर उत्पीड़ित हैं, उनका आरक्षण भी छीना जा रहा है। उनको बिल्कुल इस देश में मुस्लिम समुदाय के साथ में खड़ा होना पड़ेगा, जिनको धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक कह करके जिनको उत्पीड़ित किया जा रहा है। तो हर तरह के पीड़ित समुदाय के लोग साथ मिलकर के हम लोग लड़ेंगे। तो निश्चित तौर पर आज जो भेदभाव थोपा जा रहा है, फिर से हमें गुलामी की ओर धकेलने की कोशिश हो रही है, हम लोग लड़ पाएंगे और देश को बचाएंगे। मंडल कमीशन के उभार के जब लागू हुआ तो देश में एक नया वर्ग तैयार हुआ थी, पिछड़ा का राजनीतिक उभार हुआ, और जो आरक्षण की लड़ाई थी उसको देखते हुए बहुत सारे नेता उभरे। और आज की तारीख में कहाँ लगता है कि आपको ये जो नेता उभर के आए जो समाजवाद की बात करते थे, कहाँ क्या दिशा वो सही है या कहीं? सवाल तो हम नेताओं की बात नहीं करेंगे, सवाल है कि जो सामाजिक न्याय की जो तलाश पूरे बिहार पूरे देश की है, और सच कहिए तो संविधान का वो जो प्रियम्बल है वो न्याय की बात करता है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, अलग अलग नहीं। तो पूरे देश में संपूर्ण न्याय सबको मिले, खासतौर पर जो देश के मेहनतकश हैं, गरीब हैं, दबे कुचले हैं। तो बिहार में सामाजिक न्याय की अगर हम बात करें तो जाति आधारित जो गणना हुई, गणना के बाद जो आरक्षण का विस्तार हुआ, 65% आरक्षण तय हुआ विधानसभा से। और जब विधानसभा से तय हुआ उसमें सभी पार्टियों ने साथ दिया, यहाँ तक कि भाजपा भी। तो अब तो बिहार में लड़ाई इस बात की है कि बिहार में जो 65% लागू मैंने पारित हुआ उसको लागू कराना है। और लागू इसलिए नहीं हो रहा है कि हाई कोर्ट ने रोकी है, लेकिन हाई कोर्ट की रोक या सुप्रीम कोर्ट की रोक हो, इसको काउंटर करने के लिए हमारे देश में एक व्यवस्था है। 69% आरक्षण तमिलनाडु में लागू है, इसलिए लागू है क्योंकि तमिलनाडु का आरक्षण संविधान के 9th शेड्यूल में 9वीं अनुसूची में है। बिहार के आरक्षण को भी जो 65% है, इसको संविधान के 9वीं अनुसूची में डालना है। जिस तरह का प्रस्ताव पारित हुआ पटना विधानसभा में, बिल्कुल ऐसा ही प्रस्ताव लोकसभा में, संसद में पारित करके इसको करना है। और यहीं पर आकर के विश्वासघात हो रहा है। नीतीश जी हो, भारतीय जनता पार्टी के लोग हो, इस पर सवाल पर बिल्कुल खामोश है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि बिहार के लोग बिल्कुल लड़ेंगे। और ये 65% आरक्षण, जिसमें दलितों का आरक्षण भी थोड़ा बढ़ेगा, आदिवासियों का भी थोड़ा बढ़ेगा, अति पिछड़ों का भी बढ़ेगा, बाकी अन्य पिछड़ों का भी बढ़ेगा। ये जो 43 से बढ़ा करके इसको 65% आरक्षण करने का जो फैसला हुआ है, फिलहाल हमें लगता है कि इसको लागू कराने के लिए बिहार में लड़ाई तेज हो रही है और हम लोग पूरी तरह इस लड़ाई के साथ हैं। अम्बेडकर जी जिस तरह के सपना देखते थे, जिस वंचित समाज की बात करते थे, वो चाहते थे उनका उत्थान हो, वो मुख्य धारा में आवे। भाकपा माले बिहार में कहा जाता है कि उनके रास्ते को सबसे ज़्यादा फॉलो किया और उन्होंने लागू भी किया। जब 2020 में 19 सीट मिला लड़ने के लिए, तो माले ने तमाम अति पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समाज को ही रिप्रेजेंटेशन का मौका दिया। तो क्या लगता है कि और जो कम्युनिस्ट पार्टियां इस अम्बेडकरवाद की जो वैचारिक की है उसको लेकर आगे बढ़ने लगता है कि सवाल देखिए इस समय, अब ये अम्बेडकरवाद, इसको अलग से क्या कहें। अम्बेडकर ने संविधान लिखा, संविधान के रचना समिति में अगुवाई किए, और वो संविधान ही आज खतरे में है। इसीलिए सवाल इसको सिर्फ अम्बेडकर नहीं, संविधान खतरे में है। और आज तो बात यहाँ चली गई, संविधान जिस आजादी के आंदोलन से निकला उस पूरे आजादी को अपमानित किया जा रहा है। हमारे देश के नौजवानों को हाथ में हथकड़ी, पैर में बेड़ी लगा करके गुलाम की तरह अमेरिका से भेजा जा रहा है। मोदी जी उसी अमेरिका में जाते हैं, ट्रंप से बात करते हैं। थोड़ी सी भी हिम्मत नहीं है कि हमारे देश के जो नागरिक है, जिनको अपमानित किया जा रहा है, उनके पक्ष में कोई एक शब्द बोलने की इनके पास हिम्मत नहीं है। तो आज सवाल बहुत बड़ा हो गया है, आज़ादी का सवाल, संविधान का सवाल, न्याय का सवाल। और हमें लगता है कि बिहार में बहुत लोग जो सोच रहे हैं कि चुनाव का वर्ष है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ आ जाएगी, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को आने नहीं दिया जाएगा। झारखंड के आदिवासियों ने जल जंगल जमीन के सवाल पर बीजेपी को रोक दिया है। झारखंड के गरीबों ने बिजली बिल के सवाल पर बीजेपी को रोक दिया है। झारखंड की महिलाओं ने वो पूरे अपने 2,500 रुपए के सम्मान राशि के सवाल पर बीजेपी को रोका है। तो बिहार भी बिल्कुल रोक देगा और बिहार के तमाम दबे कुचले लोग एक साथ मिल करके इस सवाल पर लड़ेंगे। और हमें तो लगता है कि जो भी नेता धोखा दे रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात हुई, 65% आरक्षण के रास्ते में जो भी नेता इस समय
एक रुकावट बनकर के खड़े हैं, उन तमाम नेताओं को दरकिनार करते हुए लोग आगे बढ़ जाएंगे। वक्फ बिल बोर्ड पर आप तमाम विपक्ष ने एकजुटता दिखाई है और कहा जाता है कि नीतीश जी हो चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, उनका आधार उनके साथ मुस्लिम बहुत जुड़े रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है आपको कि नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू को क्या करना चाहिए? देख, चाहिए तो बिल्कुल साफ है कि इस समय वक्फ बोर्ड का मतलब क्या, जमीन पर नजर है। देखिए, वक्फ बोर्ड को बहाना बनाया जा रहा है। सवाल तो है कि जिसके भी पास जमीन है, आदिवासियों की जमीन, फॉरेस्ट एक्ट बना हुआ है, उसका उल्लंघन हो रहा है। किसानों के पास खेती की जमीन है, इसी बिहार में धड़ल्ले से किसानों की जमीन किसान से छीनी जा रही है, बिना बात किए, बिना मुआवजा दिए, कहीं सड़क बनाने के नाम पर, कहीं कोई नाम स्मार्ट सिटी के नाम पर। तो सवाल जमीन का है। तो इसको अगर हम वक्फ बोर्ड से समझेंगे और समझेंगे कि मुस्लिम समुदाय का ही सिर्फ कोई सवाल है, तो हम लोग समझ नहीं पाएंगे। बड़ी तस्वीर देखनी होगी कि किसान की जमीन जिस तरह से छीनी जा रही है, जैसे दलितों को जमीन से बेदखल किया जा रहा है, जैसे आदिवासियों को जमीन से बेदखल किया जा रहा है, बिल्कुल वैसे ही जो मुस्लिम समुदाय के पास सामुदायिक जमीन है, किसी की निजी जमीन तो है नहीं, सामुदायिक इस्तेमाल होता है सबके भला के लिए, उस जमीन पर इनकी नजर है। तो ये जमीन पर जो पूरे जमीन हड़पने की साजिश है, मैं वक्फ बोर्ड का सवाल भी उसी साजिश का हिस्सा है और इस साजिश को भी उसी तरह से रोकना होगा जैसे किसानों ने 3 कृषि कानूनों को रोका है। राहुल गांधी पूरे देश में अभियान चला रहे हैं। अभी राहुल के अभियान को आप किस तरह देखते हैं? लगातार ओबीसी हम सब लोग मिलकर तो चला रहे हैं कि इसमें जो सवाल उठा है कि देश में जाति आधारित गणना हो। बिहार में गणना की शुरुआत हुई है, पूरे देश में हो। दूसरा, उस गणना के आधार पर आरक्षण का भी विस्तार हो और इस देश में संविधान पर जो हमले हो रहे हैं, गरीबों के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, तो राहुल गांधी जो भी बात कर रहे हैं उसमें कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, जाति भेदभाव खत्म करके जातियों के लिए पूरे न्याय की बात कर रहे हैं। ये बात राहुल गांधी का अकेले की तो है नहीं, पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन, हम सब लोग मिलकर के इसको लेकर लड़ रहे हैं। अच्छी बात है कि कांग्रेस पार्टी पहले इन सवालों पर बहुत ज्यादा बोलती नहीं थी, आज कांग्रेस पार्टी भी इन सवालों को लेकर के आगे बढ़ रही है। हमें लगता है अच्छी बात है, देश में इसका स्वागत हो रहा है। सब लोग मिलकर के संविधान की रक्षा के लिए, जाति आधारित गणना के लिए, आरक्षण के विस्तार के लिए, संपूर्ण न्याय के लिए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तमाम पीड़ितों को संपूर्ण न्याय मिले, इसके लिए मिलकर के लड़ेंगे।